देखो, आज हम देखने वाले हैं एक नया पोर्शन जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में। शक्ति के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? शक्ति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जो कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। कोई कार्य करता है इकाई समय में, जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी शक्ति कहते हैं। या फिर सीधा लिखें तो किसी कार्यकर्ता के द्वारा, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी कार्यकर्ता के द्वारा इकाई समय में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य करता है उसके कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? उसकी शक्ति कहते हैं। तो कार्यकर्ता द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? शक्ति बराबर कार्य बटे क्या हो जाएगा? समय। कार्य करने की दर, जब भी हम बोलें दर तो समझ जाइए कि बटे में क्या है? समय है। बटे में क्या होगा? समय होगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय। अब जो शक्ति होती है, शक्ति को यदि हम देखें तो एक शक्ति किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है। ये हो जाएगा। अब यदि हम कार्य के बारे में भी देखते तो कार्य भी हमारा एक किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। कार्य भी किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से इसके आगे की जानकारी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बन रहा है हमारा शक्ति बराबर कार्य बटे क्या हो गया? समय। इस फॉर्मूले से हम देखेंगे कुछ बिंदुओं को। इसमें हमें देखने के लिए मिल जाएगा, यदि कोई कार्यकर्ता स्मॉल टी समय में W कार्य करता है, स्मॉल टी समय में W कार्य करता है, तो उसकी शक्ति P होगी। शक्ति कितनी होगी? P। तो फिर क्या लिखेंगे? शक्ति की जगह P लिखेंगे, कार्य की जगह क्या लिखेंगे? W, और समय के लिए क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P बराबर क्या बन जाएगा? WT बन जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि हम फॉर्मूला के हिसाब से यदि देखें तो एक मात्रक बनेगा यहाँ पर शक्ति। शक्ति का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? वाट। एक और बनेगा, देखो, कार्य के लिए क्या लिखेंगे? जूल। समय के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड। तो एक और मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा? या करके क्या लिख सकते थे यहाँ पर हम? जूल प्रति सेकंड। यह भी किसका मात्रक रहेगा? आपका शक्ति का रहेगा। तो या तो हम ये लिख दें कि शक्ति का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? वाट होता है। या फिर हम लिख सकते हैं क्या? जूल प्रति सेकंड। अब यदि जूल प्रति सेकंड के हिसाब से यदि हम चलें तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। हमने कहा शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो सबके सामने कितने का गुणा कर देंगे? 1 का गुणा कर देंगे। इससे हमें किसकी डेफिनेशन प्राप्त हो जाएगी? 1 वाट की डेफिनेशन प्राप्त हो जाएगी। यदि 1 सेकंड में
यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि 1 सेकंड में कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो वहां पर हम लिखेंगे तो शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। तो शक्ति का मान कितना होगा, 1 वाट होगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये तो सामान्य है, ये तो सामान्यतः हम उपयोग कर रहे हैं वाट का एसआई पद्धति में। लेकिन यदि हम कौन से क्षेत्र में बात करें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि हम बात करें किसकी, शक्ति की, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। क्या होता है, अश्व शक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं। और आपने देखा होगा जितनी जितनी मोटर वगैरह आती हैं, गाड़ी के जितने भी इंजन वगैरह होते हैं, सबकी शक्ति किस में मापी जाती है, अश्व शक्ति में, हॉर्स पावर में ही मापी जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। और एक अश्व शक्ति, यहाँ पर हम लिखेंगे एक अश्व शक्ति या एक एचपी बराबर, अश्व शक्ति यानी एचपी, एचपी का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। ये कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाने वाला विकल्प। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। और अभी अभी आपने देखा था क्या, 746 तो अपने ये रहेंगे ही रहेंगे, वाट की जगह हम क्या लिख सकते थे, जूल प्रति सेकंड लिख सकते थे। तो हम क्या बता सकते हैं कि एक हॉर्स पावर आपका 746 जूल प्रति सेकंड के भी कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शक्ति का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। और एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, या फिर एक हॉर्स पावर बराबर 746 जूल प्रति सेकंड होता है। अब हम एक डेफिनेशन और यहाँ से बनाएंगे, एक वैल्यू को निकाल लेते हैं इसी फार्मूले की सहायता से। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं शक्ति P बराबर क्या लिख रहे हैं, W बटे T। यदि T का क्या कर दिया जाए, पक्षांतर कर दिया जाए, तो क्या बचेगा, W बराबर क्या बचेगा, PT बचेगा। W बराबर क्या हो जाएगा, PT। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W के लिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। P यानी क्या है, शक्ति है, कितनी शक्ति है, 1 किलोवाट है, कितनी है, 1 किलोवाट। और समय कितना है, 1 घंटा। समय कितना रहेगा, 1 घंटा। तभी तो इस साइड अपन ने लिखा है 1 किलोवाट घंटा, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट घंटा तो हम आगे तक लेके चलेंगे। 1 किलोवाट को किस में बदल लेते हैं, वाट में बदल लेते हैं, तो कितना लिख देंगे, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो 1 किलोवाट की जगह हमने किसको लिख दिया, 1000 वाट को लिख दिया। अब क्या है, समय किस में दिया गया है, घंटे में दिया गया है। इसको हम किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो पहले जब आप इसको किस में बदलेंगे, मिनट में, तो क्या हो जाएगा 60 का गुणा, फिर इसको सेकंड में बदलेंगे तो फिर क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, अब सेकंड में। अब घंटे की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। अब इसको व्यवस्थित करते हैं, इन सब का क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, इन सब का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, 10 की पावर 3। और ये क्या हो गया आपका, 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 3600 आ गया, नहीं आ गया। और ये क्या है आपका, वाट गुणे क्या हो गया, सेकंड। वाट गुणे क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे स्टेप को, 3.6 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है। इन दोनों का गुणा करके दशमलव को खिसकाते हैं, और फिर देखो जैसे ही हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो वैसे तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, देखो इसको कैसे किया गया है। इसको हमने क्या किया, 10 की पावर 3
गुणे ये कितना है आपका 36 गुणे, इसको अपन क्या लिख सकते थे 10 की पावर 2, और गुणा में क्या है बाट, बाट को क्या लिखते हैं जूल प्रति सेकंड, और इनटू में क्या है यहाँ पर सेकंड, तो ये सेकंड से सेकंड कैसा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36 ये हो गए 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कितने हो गए 10 की पावर 5। अब ये वैल्यू बड़ी है, इसको हम एक दशमलव यहाँ पर मान के चलिए आपका 36 दशमलव कुछ है, तो 36 वैल्यू मानी जाएगी। अब एक अंक यहाँ पर दशमलव खिसकाएंगे तो ऊपर क्या कर देंगे एक पावर को बढ़ा देंगे, और यहाँ पर क्या बचा हुआ था अपना जूल बचा हुआ था। जैसे ही हम एक अंक यहाँ पर दशमलव खिसकाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3.6 गुणा 10 की पावर, एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 6, और यूनिट क्या लिखेंगे जूल। ये किसकी वैल्यू निकली है, ये निकली है आपकी 1 किलोवाट घंटा की, 1 किलोवाट घंटा। यदि किसी वैल्यू को आपको 1 किलोवाट घंटा दिया गया है जूल में बदलना है तो उसमें अपन कितने का गुणा कर देंगे 3.6 गुणा 10 की पावर 6 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे 3.6 गुणा 10 की पावर 6, और यूनिट क्या आ जाएगी आपकी जूल आ जाएगी। तो इस वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट नुमा संरचना है, मतलब ऑब्जेक्ट ज़्यादा बन रहे हैं जो आगे आपको कंपटीशन में काम आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हम पोर्शन पढ़ रहे थे, वास्तव में पोर्शन में हमने किस किस के बारे में देखना है, एक कार्य के बारे में देखना है, एक ऊर्जा के बारे में देखना है, और एक शक्ति के बारे में देखना है। ये तीनों ही किस प्रकार की राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। इन तीनों को हम एक साथ याद करेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों ही कैसी राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। अब पहले अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, शक्ति के बारे में। तो अभी हम बना लेते हैं शक्ति का क्या बचा हुआ है विमीय सूत्र। शक्ति बराबर हमने लिखा कार्य बटे क्या होता है समय। शक्ति के लिए हम क्या लिखेंगे शक्ति लिखेंगे, इसका तो विमीय सूत्र निकालना ही है। कार्य का क्या होता है ml² t की पावर -2 अपॉन में क्या हो जाएगा t, ये t भी कहाँ पर पहुँच जाएगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें शक्ति बराबर ml² t की पावर -3। इसको बड़े वाले कोष्टक में कैसा कर देंगे बंद कर देंगे, तो ये शक्ति का क्या निकल आएगा विमीय सूत्र निकल आएगा। और याद रखें कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होती है ऊर्जा। कार्य बराबर क्या होती है ऊर्जा होती है। तो जो विमीय सूत्र कार्य का रहेगा वही विमीय सूत्र किसका होने वाला है ऊर्जा का। जो कार्य का रहेगा वही किसका रहेगा विमीय सूत्र ऊर्जा का रहेगा। तो चाहे हम ml² t की पावर -2 ये बोल दें कि कार्य का विमीय सूत्र है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ml² t की पावर -2 किसका विमीय सूत्र है ऊर्जा का विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र हो जाएगा ऊर्जा का। तो हम दोनों पोर्शनों को थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो यहाँ पर हम शक्ति के बारे में देख रहे थे और इसकी तुलना कर लेते हैं किसके साथ ऊर्जा के साथ। तो शक्ति में हमने क्या लिखा था कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। कोई कार्य करता इकाई समय में कितना कार्य करता है, कोई कार्य करता इकाई समय में कितना कार्य करता है, उसके कार्य करने की दर को क्या कहते हैं उसकी शक्ति कहते हैं। बात समझ गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं किसके बारे में ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। दर की जगह हम किसका उपयोग कर रहे हैं क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को ही उस व्यक्ति की क्या कहते हैं ऊर्जा। भाई जिसके अंदर जितनी ऊर्जा रहेगी उतना ही तो वो कार्य कर पाएगा, मतलब जितनी क्षमता उतना ही तो काम कर पाएगा। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है शक्ति, और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। अब इसमें हम देखें तो शक्ति के माप में देखो, इसमें कार्य करने की दर आ गया, दर आ गया। दर का मतलब किससे होता है समय से होता है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, इसमें समय का महत्वपूर्ण योगदान है, समय का महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें तो समय है ही, अब इसमें तो समय होता ही नहीं है।
तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें समय का कोई स्थान नहीं है, समय का कोई स्थान नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि बोले सुबह 10 बजे तक एनर्जी अच्छी रहती है, ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, उसके बाद एनर्जी कम हो जाती है। तो समय से तो कुछ होता नहीं है ऊर्जा का, तो इसमें समय का कोई स्थान नहीं होता है। अब यदि हम SI पद्धति के बारे में बात करें तो जो शक्ति होती है, शक्ति का SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और ऊर्जा का SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, जूल होता है। शक्ति का विमेय सूत्र लिखेंगे तो mL² T⁻³ होता है, और ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है, mL² T⁻² होता है। बात समझ रहे हैं? ये आपकी तुलना हो जाएगी किसमें, शक्ति और ऊर्जा में। यहाँ से दोनों में क्या किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग स्पष्ट किया जा सकता है। अब इसमें हम देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का मतलब है, देखो, जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्टों में कहीं पर संरक्षण नामक शब्द का उपयोग हो तो समझ जाइए कि ना तो वो चीज उत्पन्न होगी ना ही वो नष्ट होगी, उसके केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगा, परिवर्तन। और यहाँ पर हम किसके साथ लगा रहे हैं, ऊर्जा के साथ। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में बताया जाएगा कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण होता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना मतलब रूपांतरण होना। तो ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, अर्थात ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। कैसे, समझ लेते हैं कि यहाँ पर अपन ने ये पृथ्वी की सतह है, ये बांध बना हुआ है और बांध पर ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। बांध में ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। तो कल के लेक्चर में आपको बताया गया था, जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब इस जल को क्या किया गया, यहाँ से गिराया गया। ये जल यहाँ से गिराया जाएगा, मतलब जल आगे की ओर बह रहा है। बह रहा है माने गति कर रहा है, और गति कर रहा है तो अब गति करती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गति करती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो अभी वो ऊर्जा कौन सी थी, स्थितिज ऊर्जा थी। अब जब वो जल बहने लगा है तो कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। अब आगे यहाँ पर किसका उपयोग किया गया है, टरबाइन नामक संरचना का उपयोग किया जाता है। इस टरबाइन के ऊपर जैसे ही जल गिरता है तो ये टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगा। घूमना स्टार्ट कर देगा तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी, यहाँ पर हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब इसी टरबाइन से जुड़ा होता है आपका विद्युत संयंत्र। इसी टरबाइन के साथ क्या जुड़ा होता है, विद्युत संयंत्र। जब टरबाइन घूमेगा तो विद्युत संयंत्र घूमेगा, और विद्युत संयंत्र घूमेगा तो फिर वो घूमने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कह रहे हैं। अब जब वो घूमेगा तो वहां पर विद्युत ऊर्जा जनरेट हो जाएगी, यानी विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, ये यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित के द्वारा विद्युत ऊर्जा में कैसी हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अब वहां से देखो, अब इस विद्युत ऊर्जा को वहां से क्या किया जाएगा, सप्लाई दी जाएगी हमारे घरों में। यदि हमने इससे क्या किया, बल्ब को जलाया तो ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। पंखे को चलाया तो यांत्रिक ऊर्जा। इन ऊर्जाओं में हम क्या कर लेंगे, इसको परिवर्तित कर लेंगे।
तो यहाँ पर आपने देखा कि स्थितिज ऊर्जा किसमें चेंज हो गई थी, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा का हम अपने घर में उपयोग कर रहे हैं। यदि लाइट को जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है माने प्रकाशीय ऊर्जा। तो हम ये देख रहे हैं कि केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा कैसी है, नियत है। अब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण तो हम कहते हैं कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है और ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान कैसा होता है, नियत। इस कारण से हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये एक आपका उदाहरण हो गया। या फिर कल का उदाहरण आप देखिए, आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं बच्चों के, जिनमें अपन चाबी भर के रख देते हैं, तो जैसे ही हम चाबी भरते हैं तो हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, उसमें कार्य किया जाएगा। वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्प्रिंग में कैसा हो जाएगा, संचित हो जाएगा। और जैसे ही हम खिलौने को रख देंगे तो खिलौना गति करने लगेगा, माने स्थितिज ऊर्जा किसमें चेंज हो गई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो इसमें भी ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा भी कई उदाहरण होते हैं। जैसे हमने सौर ऊर्जा ली, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा को हमने सोलर पैनल को लगा दिया। अब सौर ऊर्जा ने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा का क्या किया, निर्माण किया। सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अब उस रासायनिक ऊर्जा से हमने लाइट प्राप्त की, यानी वो आपकी किसमें परिवर्तित हो गई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। किसमें परिवर्तित हो गई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। और ऐसे ही हम अब उस विद्युत ऊर्जा का घर में उपयोग करेंगे, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर भी देखो कितने सारे उदाहरण हैं। ऊर्जा का केवल सब में क्या हो रहा है, रूपांतरण ही हो रहा है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम ऊर्जा से संबंधित एक तथ्य और समझ लेते हैं, जिसमें हमें ऊर्जा का क्षय देखना है। क्या देखना है, ऊर्जा का क्षय। और अभी हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा क्षय की। किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा क्षय की बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा के रूपांतरण में देखो, ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा के रूपांतरण में मतलब जब एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो ऊर्जा के रूपांतरण में एक ऐसे ऊर्जा का एक ऐसे भाग के रूप में बदलना। देखो, ऊर्जा का जब रूपांतरण होता है तो ऊर्जा एक ऐसे भाग में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा एक ऐसे भाग में परिवर्तित हो जाती है जिसका हम उपयोग लाभकारी कार्य में नहीं कर सकते, जिसका हम उपयोग किसमें नहीं कर सकते, लाभकारी कार्य में नहीं कर सकते। लाभकारी कार्य में उस ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते। और जब लाभकारी कार्य में ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो ऊर्जा का वह भाग जिसका हम लाभकारी कार्य में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऊर्जा का वह भाग व्यर्थ चला जाता है। भाई उसका उपयोग ही नहीं हो पाता है अपने काम के लिए। तो ऊर्जा का वह भाग कैसा चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। ऊर्जा के इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्षय कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऊर्जा का क्षय कहा जाता है। या फिर हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ऊर्जा का क्या कहा जाता है, अपव्यय। क्या कहा जाता है, ऊर्जा का अपव्यय कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा आएगी। भाई ऊंचाई से गिरेगी तो उसमें गति तो रहेगी। जब वह नीचे टकराएगी पृथ्वी की सतह से, तो जहां से टकराएगी उस भाग से या तो ध्वनि उत्पन्न होगी, या फिर प्रकाश उत्पन्न होगा, या चिंगारी उत्पन्न होगी, या फिर ऊष्मा उत्पन्न होगी।
तो गतिज ऊर्जा का क्षय हो गया है, किसके रूप में? प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा या चिंगारी के रूप में क्या हो गया है? क्षय हो गया है। जब आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से जब हम लाइट को ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती हैं भंवर धाराएं। ट्रांसफार्मर में कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं? भंवर धाराएं। भंवर धाराओं के बारे में आप कक्षा 12वीं के लेक्चर में देखेंगे। उसमें भंवर धाराओं का मतलब होता है ये चालक की गति का क्या कहती हैं? विरोध करती हैं। तो भंवर धाराएं कैसी हो जाती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। और इन्हीं भंवर धाराओं के कारण क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो होती है उस विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में थोड़ा सा क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कैसी हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, क्षय हो जाता है, जिसका उपयोग हम लाभकारी कार्य में नहीं कर सकते हैं। आपने घरों में देखा होगा, यदि हम किसी यंत्र में लगी हुई मोटर को चला रहे हैं तो आपने देखा होगा उसको हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, मोटर घूमना स्टार्ट करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन मोटर गर्म तो होगी ही होगी। मोटर कैसी होगी? गर्म होगी। या फिर वो यंत्र कैसा होगा? गर्म होगा। मतलब हम उसको जितनी विद्युत ऊर्जा दे रहे थे उतना उसमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो पाया है। उसकी विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो गया? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उस ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग तो हम कर नहीं पाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मोटर के ऊपर गीले कपड़े डाल दो तो सूख जाए। तो ऊष्मीय ऊर्जा का तो उपयोग हम कर नहीं पाते हैं। अब उपयोग नहीं कर पाते हैं माने लाभकारी कार्य में उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या हो गया? ऊर्जा का क्षय हो गया, यानी ऊर्जा का क्या हो गया? अपव्यय हो गया।